हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जीके जीएस का सेट लेकर के आए हैं और इस व्यू से लेकर के आए हैं कि आप सब आदमी जितने भी दिन भर जीके जीएस पढ़ते हैं तो कितने आप लोग जीके जीएस सही कर पा रहे हैं जो हाल ही फिलहाल में अपडेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे बहुत ही फायदा होगा, बहुत फायदा। तो दोस्तों आपको जो भी इसका आंसर मालूम हो तो कृपया करके ABCD पक्का लिखिएगा। जो आंसर हो कमेंट पक्का करना है कि यह आपका आंसर है और उसको याद भी रखना है। और इसी तरह से हम आगे बहुत सारे सेटों में क्वेश्चन लाते रहेंगे और डेली हम लोग रात में 10 बजे का सेट चलाएंगे। डेली कोशिश करेंगे कि डेली हम यह सेट लेकर के आए। तो चलिएगा सभी आदमी पक्का पक्का आंसर कमेंट करना है। सेकेंड बात, वीडियो को शेयर कर दिएगा पक्का पक्का। अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सब दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, बताइए कि आप लोग प्रीवियस जीके एंड जीएस का सेट देख सकते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग शुरू में करंट पढ़ लेते हैं कुछ थोड़ा सा। सबसे पहला करंट आपसे कहता है 19वां एशियाई खेल 2022 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा। सभी लोग आंसर दीजिए, प्लीज आंसर दीजिए। 19वां एशियाई खेल 2022 में 19वां एशियाई खेल होगा, यह दरअसल कहाँ आयोजित किया जाएगा। प्लीज आंसर दीजिए सब आदमी। तो यह मत भूलिएगा, सब आदमी बढ़िया से आंसर दीजिए प्लीज प्लीज। तो बाबू इसका आंसर है फ्रेंड कि 19वां एशियाई खेल 2022 आपका चीन के हंगजू में आयोजित किया जाएगा। याद रखना है 2022 में एशियाई खेल होगा, 19वां जो चीन के हंगजू में आयोजित किया जाएगा। आगे 20वां यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा। इसको जापान के नगोया में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ याद रखिएगा 2022 में 19वां एशियाई खेल होगा जिसको चीन में हंगजू में, और 2026 में 20वां होगा एशियाई खेल जिसको जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन प्लीज सब लोग आंसर दीजिए। कहता है कि 12वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। प्लीज आंसर कमेंट में सभी लोग आंसर दीजिए। 2019 में 12वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आपका कि 12वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ था उसमें टोटल 10 देश ने भाग लिया था, जिसकी विजेता टीम इंग्लैंड थी। वो भी मैच अंत में टाई था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, तो इंग्लैंड विजेता हुई थी बाउंड्री को देखते हुए और न्यूजीलैंड वहां पे उप विजेता हुई थी। तो इस बात को ध्यान से समझना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 जिसका आयोजन टोक्यो जापान में होने वाला है उसका शुभांकर क्या है। सभी लोग आंसर प्लीज कमेंट कीजिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 जिसका आयोजन जापान में टोक्यो में होगा उसका शुभांकर क्या है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो इसका इंपॉर्टेंट है कि 2021 में यह ओलंपिक होगा, कहाँ पे होगा तो जापान में होगा, इस बात को टोक्यो में भूलिएगा मत। अब इसका शुभांकर पूछा है तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज आंसर कमेंट भी। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल यह ओलंपिक 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस ओलंपिक को रद्द कर दिया गया और एक साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। और यह 2021 में अब आयोजन होगा, जापान के टोक्यो में होगा। और इसका फ्रेंड सही आंसर है कि इसका सही आंसर है, ध्यान देना है, मिराई तोबा शुभंकर है। मिराई तोबा जो टोक्यो में जापान में होगा, ओलंपिक 2021 में होगा, उसका शुभंकर है मिराई तोबा। ध्यान रखना है दोस्त, मिराई तोबा शुभंकर है। मिराई तोबा जो 2021 में ओलंपिक होगा जापान में। आगे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोमाइटी ये भी शुभंकर है, सोमाइटी कैसा शुभंकर है तो 2021 में ही पैरा ओलंपिक होगा। पैरा ओलंपिक जो लोग लंगड़े होते हैं, पैरा ओलंपिक होगा, उसमें ध्यान देना है, यह 2021 में होगा, उसका शुभंकर है सोमाइटी।
सोमाइटी ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में होगा, ये भी टोक्यो में ही होगा। ध्यान से देखिएगा सब आदमी, यह भी आपका टोक्यो में ही होगा। मिराई तोबा 2021 में होगा जापान में, टोक्यो में, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, सिर्फ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और जो सोमाइटी है वह ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है, यह उसका शुभंकर है, ये भी टोक्यो में होगा, 2021 में होगा। मिस्तार उर्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्तार उर्द होगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होगा, जो बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में। इसको भी ध्यान से सब लोग देखेंगे, बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल, उसका शुभंकर है मिस्तार उर्द। एक बार फिर से, मिराई तोबा सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021, सोमाइटी ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021, दोनों का दोनों टोक्यो में होगा। मिस्तार उर्द राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में, उसका शुभंकर है मिस्तार उर्द। जय विजय, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। जय विजय दरअसल 2020 में ही हो चुका है, खेलो इंडिया यूथ गेम। जय विजय खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में, जिसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ था, उसका शुभंकर है। अगर आप लोगों से चारों में से किसी का भी क्वेश्चन पूछे तो बनना चाहिए। एक बार उल्टा बोलते हैं, जय विजय 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है मिस्तार उर्द, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर है, जो बर्मिंघम में होगा। सोमाइटी ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स का शुभंकर है, जो जापान के टोक्यो में 2021 में होगा। मिराई तोबा सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर है, जो मेरे भाई साहब जापान में टोक्यो में होगा 2021 में। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, आंसर प्लीज सब लोग कमेंट कीजिए। आईपीएल का 13वां संस्करण, जिसका आयोजन 2020 में यूएई में किया गया था, कि गेम चेंजर ऑफ द सीजन निम्न में से कौन सा प्लेयर था? अभी जो हाल ही फिलहाल में आयोजन हुआ है, दरअसल आईपीएल का 13वां संस्करण था, जिसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। उसमें गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन प्लेयर था? गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन प्लेयर था? तो केएल राहुल। दोस्त मत भूलिएगा, केएल राहुल गेम चेंजर ऑफ द सीजन थे, गेम चेंजर ऑफ द सीजन थे केएल राहुल। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ईशान किशन 13वां आईपीएल संस्करण का सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले प्लेयर थे ईशान किशन। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि ईशान किशन कौन पार्टनर साहब, तो सबसे ज्यादा छक्का मारने वाला देवदत्त पडिक्कल। ध्यान से सुनिएगा, देवदत्त पडिक्कल उभरते हुए प्लेयर थे, या उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में क्वेश्चन पूछे तो वह थे देवदत्त पडिक्कल। कागिसो रबाडा, जिसके पास पर्पल कैप था। यह सब चारों का चारों ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ईशान किशन सबसे ज्यादा छक्का मारने वाला, देवदत्त पडिक्कल उभरते हुए प्लेयर, केएल राहुल गेम चेंजर ऑफ द सीजन, कागिसो रबाडा आपका हो जाएगा पर्पल कैप, यानी सबसे ज्यादा विकेट लिए थे कागिसो रबाडा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही सुंदर है, जवाब नहीं इस क्वेश्चन का, सब लोग आंसर करें। किसी वर्ष में होने वाले ग्रैंड स्लैम का सही अनुक्रम क्या है? किसी भी साल में ग्रैंड स्लैम होता है, कई गो है तो 4 गो। प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, सही अनुक्रम क्या है? ए बी सी डी, चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो ग्रैंड स्लैम होता है 4 ठो, चारों में सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, यही आपको बताना है। तो मेरे भाई साहब, मेरे दोस्त, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तब फ्रेंच ओपन होता है, तब विंबलडन होता है, तब यूएस ओपन होता है। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी वर्ष में ग्रैंड स्लैम का सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, तब जाकर फ्रेंच ओपन, तब जाके विंबलडन, तब जाके यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, यही आपका ग्रैंड स्लैम का सही तरीका है। आगे बढ़िया से अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा सब आदमी, आपका दरअसल क्वेश्चन यहाँ पे है, जहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा लिख दिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
तो ध्यान देना है, आंसर है सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन की खिताब एकल महिला में जीती है सोफिया केनिन, जो अमेरिका की रहने वाली है। 2020 में सोफिया केनिन जीती है एकल महिला में, जो अमेरिका की रहने वाली है। तो ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है सोफिया केनिन। आगे गर्बाइन मुगुरुजा। गर्बाइन मुगुरुजा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की उप विजेता थी। एकल महिला में यह ऑस्ट्रेलिया ओपन की मतलब उप विजेता थी, हारने वाली थी, जो सोफिया केनिन से हारी थी। तो ध्यान देना है, विजेता है सोफिया केनिन, उप विजेता है गर्बाइन मुगुरुजा। गर्बाइन मुगुरुजा ऑस्ट्रेलिया ओपन में उप विजेता महिला थी। अब आइएगा ईगा स्वियातेक, जो पोलैंड की रहने वाली है। ईगा स्वियातेक क्या जीती है? तो ईगा स्वियातेक फ्रेंच ओपन 2020 की विजेता है। ध्यान देना है, फ्रेंच ओपन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, तब फ्रेंच, तब विंबलडन, तब जाके यहाँ हो जाएगा आपका यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला में जीती है सोफिया केनिन, हारी है गर्बाइन मुगुरुजा। फ्रेंच ओपन में महिला में जीती है ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक फ्रेंच ओपन महिला में जीती है, जो पोलैंड की रहने वाली है। सोफिया केनिन अमेरिका की रहने वाली है, गर्बाइन मुगुरुजा स्पेन की रहने वाली है, ईगा स्वियातेक पोलैंड की रहने वाली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे दोस्तों, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, इसका थीम क्या था? यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में खुद है वो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। उसका थीम क्या था? तो चलिए सब लोग आंसर कीजिए, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त। यदि आपको ये सब बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज शेयर पक्का कीजिए, आंसर कीजिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ था, उसका थीम क्या था? तो फ्रेंड उसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। आपको ध्यान देना है कि 2020 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था, जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। उसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। आगे चलिए इसका थोड़ा ऑप्शन का हम विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेहतर भविष्य निर्माण। बेहतर भविष्य निर्माण किसका थीम? ये भी थीम है। यह किसका थीम है? दरअसल यह थीम है इंडिया आइडियाज। इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन। इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020 का थीम है बेहतर भविष्य निर्माण। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोरोना काल में इसका आयोजन किया गया था। बेहतर भविष्य निर्माण थीम है इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजन किया गया था। फिट यूथ फिट इंडिया राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन मतलब थीम है, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। चलिएगा आगे, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। ये किसका थीम है? तो यह थीम है मेरे दोस्त G20। देखिएगा G20 सम्मेलन 2020 में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई साहब? तो सऊदी अरब में। G20 यानी G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ था। उसका थीम था, ध्यान देना है, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। और आगे चौथा ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। तो यह दरअसल ध्यान देना है 107वां भारतीय विज्ञान दिवस। 107वां भारतीय विज्ञान दिवस का थीम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। 107वां भारतीय विज्ञान दिवस 2020 जिसका आयोजन हुआ था बेंगलोर में, उसका थीम था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर में। एक बार पुनः थोड़ा रिपीटेशन कर लेते हैं। बेहतर भविष्य निर्माण इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन का थीम है, जिसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था। फिट यूथ फिट इंडिया 2020 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम है, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, यह G20 का थीम है 2020 का, जिसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, यह थीम में 107वां भारतीय विज्ञान दिवस
107वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन 2020 का, जिसका आयोजन बंगलोर में किया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना पूछे कि 107वां विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है भाई साहब? 2020 का, तो बंगलोर में। उसका थीम क्या है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप सब आदमी को बना के आना है। तभी हम लोग शुरुआत में थोड़ा सा करंट लेके चले हैं। प्रत्येक करंट पे 4 से 5 क्वेश्चन पार्टनर साहब आप लोग सीख रहे हैं। अगला कहता है कि निम्न में से कौन लद्दाख का उपराज्यपाल पद पर नियुक्त है? प्लीज सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। उपराज्यपाल, लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? प्लीज आंसर कमेंट मी, लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? तो दोस्त, लद्दाख का उपराज्यपाल है आपका राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है, इस बात को मत भूलिए। लद्दाख का उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। अब थोड़ा ऑप्शन का विश्लेषण कर लेते हैं। बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं, मत भूलिएगा। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। बी नारायण स्वामी पुदुचेरी का सीएम है, पुदुचेरी का सीएम है बी नारायण स्वामी। अनिल बैजल आपका दिल्ली का उपराज्यपाल है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बीपीसी बदनौर चंडीगढ़ का उपराज्यपाल, बी नारायण स्वामी आपका पुदुचेरी का सीएम है। अनिल बैजल दिल्ली के राज्यपाल है। राधा कृष्ण माथुर आपका हो जाएंगे लद्दाख का उपराज्यपाल। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो बनना चाहिए। कहता है कि निम्न में से किसके पास कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। निम्न में से किस मंत्री के पास कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार किसको दिया गया है? तो दोस्त, इसका आंसर है कारपोरेट कार्य मंत्रालय का भार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है। क्वेश्चन क्यों बढ़िया था? क्योंकि यहाँ पे सभी दोस्त बस इतना जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी के पास सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्रालय ही है, नहीं, कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी आपके निर्मला सीतारमण जी के पास है। अब श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी का फुल नेम ध्यान रखना है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय है। बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय है स्मृति ईरानी के पास। 2 ठो मंत्रालय भी रखी हैं, ध्यान देना है सब आदमी को। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आप लोग के विदेश मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आप लोग के विदेश मंत्री है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत या आपके जल शक्ति मंत्री है, इस बात को मत भूलिएगा। जल शक्ति मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास 2 ठो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आपके विदेश मंत्री हैं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी आपके पास 2 ठो मंत्रालय है, बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। तो बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। और करेंट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने हेतु ग्राम दर्शन नामक ऐप कौन सी सरकार ने लॉन्च की है? ग्राम दर्शन नामक ऐप कौन सी सरकार ने लॉन्च की है सरकारी सुविधाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए? जो लोग गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनके पास सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन नामक ऐप दोस्त हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है। ध्यान रखना है, हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन नामक ऐप लॉन्च की है, यह बात को मत भूलिएगा। अब यहां से हम लोग का स्टार्ट होता है प्रीवियस क्वेश्चन। प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बैठिए मत। जो आंसर आपको आता है वो आंसर कमेंट कीजिए और उस बात को याद कीजिए। इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, आपका टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई एक युग्म है जो पेंटिंग में गलत है, उसी को आंसर मारना है। तो पार्टनर साहब चलिए सब आदमी कमेंट कीजिए आंसर कि पेंटिंग के संदर्भ में यहाँ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई साहब ध्यान रखिएगा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक में ना होता है, यही आपका गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको याद रखने वाला चीज है कि फड पेंटिंग कौन सा स्टेट की पेंटिंग है? तो राजस्थान की पेंटिंग है। सौरा पेंटिंग कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। बाघ
बाघ पेंटिंग कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। तो यह तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, सौरा पेंटिंग उड़ीसा, फर्ड पेंटिंग राजस्थान। फर्ड पेंटिंग देखिए राजस्थान में फर्ड पेंटिंग डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है आगे जाके। फर्ड पेंटिंग कौन सा स्टेट में है भाई साहब? तो राजस्थान में है। फर्ड पेंटिंग राजस्थान, सौरा पेंटिंग उड़ीसा, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। इसका आंसर करेक्ट आंसर था कि गुलेर पेंटिंग कर्नाटक में नहीं होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, सब लोग आंसर दीजिए। फेमटो का अर्थ क्या है? 10 की कितने घात को फेमटो कहते हैं? प्लीज आंसर, कमेंट 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 कमेंट। फेमटो का अर्थ क्या है? फेमटो का अर्थ क्या है? फेमटो का अर्थ प्लीज सब लोग कमेंट कीजिए, ABCD क्या है फेमटो का अर्थ? तो बाबू फेमटो का अर्थ होता है 10 के पावर -15। 10 के पावर -15 को हम फेमटो कहते हैं, इस बात को ख्याल रखना है। फेमटो का अर्थ होता है 10 के पावर -15। तो फेमटो का अर्थ होता है 10 के पावर -15। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया गया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे बाबू आंसर कमेंट कीजिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में शुरू किया गया था, इस बात को भूलिएगा मत। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्त कमेंट कीजिए आंसर कि राजीव गांधी के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजीव गांधी के समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, इस बात को मत भूलिएगा। ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? सब लोग कमेंट पक्का करें। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो दोस्त इसका सही आंसर है कि पोलियो रोग जीवाणु के कारण होता है, इस बात को मत भूलिएगा। सॉरी, पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण। पोलियो रोग पूछे कि निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है, तो पोलियो रोग आपका विषाणु के कारण होता है, इस बात को नहीं भूलना है। पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है, पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों से है। अष्टमहास्थान बोलते हैं बुध के जीवन से जुड़े हुए स्थानों को। कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो आंसर प्लीज कमेंट में कि इनमें से कौन सा स्थान है जहां पे भगवान बुध का कोई भी संबंध नहीं है। प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। बाबू आपका सही आंसर है रायगढ़। रायगढ़ से महात्मा बुद्ध का कोई संबंध नहीं था। बोध गया से संबंध था, लुम्बिनी पैदा हुए थे, सारनाथ में पढ़ने से आप ज्ञान मिला था, पहला उपदेश दिए थे। अब बोध गया में उनको ज्ञान मिला था, इनका तीनों से संबंध था, लेकिन रायगढ़ से कोई उनका संबंध नहीं था। आगे कहता है, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? मोरारजी देसाई एक बहुत माने जाने नेता थे। वह भारत के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कब रहे थे? उप प्रधानमंत्री। दरअसल यह प्रधानमंत्री भी रहे थे, भी आपको जानना चाहिए। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो यहाँ पूछा है उप प्रधानमंत्री। प्लीज सब आदमी आंसर दीजिए कि मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री कब थे? तो मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री 1967 से 1969 के बीच में थे। 1967 से 1969 के बीच में उप प्रधानमंत्री थे और 1977 से 1979 के बीच में वह प्रधानमंत्री थे, इस बात को मत भूलिएगा। 1977 बस 10 साल का अंतर है। 67 से 69 थे उप प्रधानमंत्री और 77 से 79 थे उप प्रधानमंत्री। तो यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आंसर प्लीज कमेंट में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। कहता है कि भारत के संविधान का कौन से अनुच्छेद के तहत
राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, हर स्थान, हर वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी स्टेट हर स्मारक, हर स्थान, हर वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? किस अनुच्छेद के तहत? प्लीज सब लोग कमेंट कीजिए, कौन सा अनुच्छेद के तहत कोई भी स्टेट को यह कहा गया है कि आपको अपने अंडर में रहने वाले टोटल स्मारक का, मॉन्यूमेंट का, टोटल स्थान का, टोटल वस्तु का संरक्षण करना है? तो अनुच्छेद 49 के तहत कोई भी राज्य बाध्यकारी है अपने अंडर में रहने वाले मॉन्यूमेंट का संरक्षण करने के लिए। जितने भी स्मारकें हैं, जितने भी स्थानें हैं जो सार्वजनिक स्थानें हैं, जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका ऐतिहासिक हितों से संबंध है, ऐतिहासिक हितों से संबंध है, उनको अनुच्छेद 49 के तहत कोई भी राज्य सरकार संरक्षण रखती है। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी, सॉरी एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी कौन से फिल्म की एक लघु कथा? देखिए, शतरंज की खिलाड़ी फिल्म किसकी एक लघु कथा पर आधारित है? आंसर कमेंट में शतरंज की खिलाड़ी एक फिल्म का नाम है या किस राइटर के द्वारा लिखी गई कथा पर आधारित है? शतरंज की फिल्म खिलाड़ी, शतरंज की खिलाड़ी जो एक फिल्म है या किस राइटर के द्वारा लिखी गई लघु कथा पर आधारित है? तो याद रखना है दोस्त, शतरंज की खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है, उसी पे आधारित है फिल्म शतरंज की खिलाड़ी। तो यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप लोगों से आए तो यह क्वेश्चन बनना चाहिए। शतरंज की खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है, उसी पे आधारित है। पेनाल्टी कॉर्नर, सब लोग कमेंट करें आंसर, वीडियो को शेयर कीजिए जरूर। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? पेनाल्टी कॉर्नर आप लोग एग्जाम में पूछा हुआ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन A to Z। आंसर कमेंट में पेनाल्टी कॉर्नर कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? पेनाल्टी कॉर्नर, तो दोस्त पेनाल्टी कॉर्नर आपके हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है। पेनाल्टी कॉर्नर कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है, हॉकी खेल से पेनाल्टी कॉर्नर। अगला क्वेश्चन है गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? हम लोग के देश में एक कला है गांधार कला, यह कौन से यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? प्लीज सब लोग कमेंट करें आंसर। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? तो याद रखना है दोस्त, गांधार कला शैली यूनान से प्रभावित है, यूनान से प्रभावित है गांधार कला शैली। अगला क्वेश्चन है कि ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आता है आर्ट एंड कल्चर से। कदम रसूल मस्जिद जिनका ईंट और काले संगमरमर से निर्माण हुआ है, यह कहाँ है? ईंटों और काले संगमरमर से निर्माण हुई बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ है? तो यह गौर में है दोस्तों, गौर में पटना साहब कदम रसूल मस्जिद है जिनका निर्माण ईंटे और काले संगमरमर से हुआ है। ध्यान रखना है, गौर में आपका है कदम रसूल मस्जिद। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज सब लोग आंसर दीजिए। भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था? दरअसल यही कहना चाहता है नरेगा, आप लोग नाम सुने होंगे नरेगा। तो कहता है कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह नरेगा हुआ। नरेगा के जस्ट पहले एमजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कौन सा साल में बनाया गया था? बहुत क्वेश्चन है भाई, आपको यह याद रहना चाहिए। दरअसल आपको पहले हम बता दें कि नरेगा का शुरुआत 2005 में हुआ था, नरेगा का शुरुआत 2005 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले एमजी शब्द महात्मा गांधी कब जोड़ा गया था? तो दोस्त 2009 में, 2005 में नरेगा का शुरुआत हुआ था, लेकिन 2009 में उसके पहले एमजी यानी महात्मा गांधी शब्द आपका जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है?
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्त कमेंट कीजिए आंसर। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। ध्यान देना है, यह शूटिंग करते हैं अभिनव बिंद्रा, शूटर है यह। तो अभिनव बिंद्रा शूटर हैं जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे, इकलौता एकमात्र भारतीय है, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बांग्लादेश का बंदरगाह है? चारों ऑप्शन में से एक ऐसा बंदरगाह है जो बांग्लादेश का बंदरगाह है, तो कहता है कि उसमें से कौन बांग्लादेश का बंदरगाह है? तो याद रखिए दोस्त, चटगांव बंदरगाह है जो बांग्लादेश में स्थित है। चटगांव बंदरगाह है जो बांग्लादेश में स्थित है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में टोटल हम उठाए हैं प्रीवियस क्वेश्चन। हम किसी एग्जाम का टोटल एगो दूगो सेट लगातार कंटिन्यू उठाए हैं, उसमें रुके नहीं है दोस्त, हम कंटिन्यू उठाए, कंटिन्यू। अब इसी में आपको चेक करना है कि आपको कितना जीके जीएस याद है। याद है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो उसको देखिए, याद कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। कहता है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत सुंदर पुस्तक है यह, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड कहीं पूछेगा, ध्यान देना है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक का लेखक है एन.आर. नारायण मूर्ति। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक का लेखक है एन.आर. नारायण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है? प्लीज सब लोग कमेंट करें आंसर। इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो दोस्त कालीबंगा स्थल है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में था, यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन था, यह राजस्थान में स्थित है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछेगा। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे? 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यह सब क्वेश्चन पूछले टू जेड। सब लोग थोड़ा वीडियो को पार्टनर साहब शेयर किए जरूर। यदि आपको बढ़िया लग रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी करना मत भूलिए, पढ़ना मत भूलिए, आप यहाँ तक खाना मत भूलिए, कुछ भी मत भूलिए। तो दोस्त 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर थे अतुल भट्टाचार्य। अतनु भट्टाचार्य 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे, इस बात को नहीं भूलना है। 80 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे अतुल भट्टाचार्य। अगला एक बहुत बढ़िया व्यंजन है, आप कभी जाएंगे वहां तो आगे शादी में खाने के लिए मिलेगा, आलू पोस्टो। आलू पोस्टो निम्न में से किस भारतीय राज्य के पारंपरिक व्यंजन है? अगर आप उस राज्य के में किसी मैरिज में जाते हैं या उस राज्य में जाते हैं तो कभी खाइएगा आलू पोस्टो। आलू से बनाया गया एक व्यंजन है आलू पोस्टो, किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो दोस्त याद रखना है, आलू पोस्टो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है। आलू पोस्टो आपका पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है, इस बात को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापसी किए थे? तो 1915 में वहां पे नस्ल के विरोध में अपना आंदोलन किए थे, उस आंदोलन में सफल भी हुए थे। सफल होने के बाद 1915 में वह भारत में वापसी किए थे, तो किस महीना में वापसी किए थे? तो दोस्त आंसर कमेंट कीजिए कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वह किस महीने में लौटे थे? तो फ्रेंड इसका आंसर है कि वह जनवरी माह में लौटे थे। जनवरी माह 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में लौटे थे। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, सब लोग ध्यान देंगे। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है?
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? दोस्त आंसर कमेंट कीजिए ABCD। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? दरअसल 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नबुंदरी को दिया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नबुंदरी। बस मोटिव यही है मेरा कि आप सब आदमी अगर याद किए हैं तो उसका आंसर मारिए। आपको याद है कि नहीं है, बस आपको 30 से 40 मिनट में चेक कर लेना है। बस 40 से 50 मिनट की वीडियो में आपको चेक करना है कि हमको जो याद था। देखिए कुछ लोग होते हैं कि याद बहुत करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के तहत याद कर चीज को एकदम अपडेट रखना है कि ना हमको याद है। अब दोबारा वो पढ़ेंगे भी नहीं तो हमको याद रहेगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नबुंदरी को मिला है, ये बात का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? क्वेश्चन अगर अपना भाषा में बोले तो नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया था, यानी कब लागू किया गया था? नमामि गंगे भारत सरकार कब बनाई थी? आंसर दीजिए सब लोग प्लीज कमेंट में आंसर। नमामि गंगे भारत सरकार कब बनाई थी? तो नमामि गंगे दरअसल जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। नमामि गंगे को प्रधानमंत्री भारत के लॉन्च किए थे जून 2014 में। अगला है, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक में टी का उपयोग किसके लिए होता है? ओटेक में महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक में टी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? टी का मतलब बताना है। तो दोस्त यहाँ ध्यान देना है कि ओटेक महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण का कोई संदर्भ में है तो इसमें टी का अर्थ होता है थर्मल। टी का मतलब होता है थर्मल। ओटेक में टी का मतलब होगा थर्मल। इसका संबंध किससे है? तो महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण से। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कहता है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 साल के आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संबंध रखता है? कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 साल की आयु को मुफ्त शिक्षा देने का वादा करता है? प्लीज सब लोग कमेंट कीजिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद रहना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का संबंध रखता है? तो 21 का ए अनुच्छेद 21 का ए दोस्त याद रखना है कि 21 का ए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का वादा करता है। अगला क्वेश्चन समझना है बढ़िया से सब आदमी को। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस लेखक ने जून 2020 में अपनी नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव इसी साल की पुस्तक है 2020 में, पिछला साल आई थी, अभी जस्ट साल बीता है। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव किसका लिखा गया पुस्तक है? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किसने किया था? 2020 के जून महीना में। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का अमीश त्रिपाठी किए थे। बाबू ध्यान देना है, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखल किताब है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ किताब है। अगला क्वेश्चन है, भांड पाथेर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? यही सब क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को लूसेंट में नहीं मिलेगा। आप लोग आज की तरह पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्टनर, कहाँ से क्वेश्चन आएगा? पिछला हम लोग 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन का बार बार रिपीटेशन कर ले, कहाँ से आएगा? क्वेश्चन है कि भांड पाथेर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो याद रखना है दोस्त, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर की परंपरा है, जम्मू कश्मीर की। तो भांड पाथेर जम्मू कश्मीर की परंपरा है, इसको भूलिएगा मत फ्रेंड। भांड पाथेर जम्मू कश्मीर की परंपरा है, जम्मू कश्मीर की।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? तो इसका आंसर दोस्त है ड्रोंगी। ड्रोंगी पक्षी का नाम है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकाल सकता है। इस पे क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जा सकते हैं। इतना पूछा जा सकता है कि कौन से पक्षी है जो अलग अलग अन्य पक्षियों का भी आवाज निकाल सकता है, तो उस पक्षी के नाम है ड्रोंगी। अगर हम भोजपुरी में बोले तो बोल सकते हैं ढोंगी, मतलब कि वो आवाज निकाल निकाल के भोजन चुराएगा, ढोंगी, यानी यह है ड्रोंगी। समझना है ध्यान से। अगला, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है? किसका, कौन से आदमी वैशेषिक दर्शन, वैश्विक दर्शन विद्यालय से संबंधित है? कौन? चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है, वह कौन से कैंडिडेट है? प्लीज प्लीज सब लोग यहाँ पे आंसर कमेंट करें। ये सब क्वेश्चन सब पूछा है, यही सब पूछ रहे, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। वैशेषिक दर्शन विद्यालय से कौन से संबंध रखते हैं? तो कनाद। ध्यान देना है, कनाद नाम का आदमी है जो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंध रखते हैं। वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंध कौन रखते हैं? तो कनाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, वही देखिए किन इनमें से कौन सा मात्रक वही मात्रा है जो पास्कल द्वारा मापी जाती है। दरअसल हम पास्कल द्वारा दाब को मापते हैं, दाब का मात्रक है। किसी दाब को मापने वाला इसमें से कौन मात्रक है आपको बताना है। दाब को मापने वाला इसी में से कौन मात्रक है तो उसको टोर बोलते हैं। यह बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्वेश्चन सीपीओ पूछ चुका है। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो वह टोर है। पास्कल भी दाब का मात्रक है और टोर भी। पार्टनर साहब हम कह सकते हैं निम्न में से कौन सी मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, यानी पास्कल द्वारा जो इकाई मापी जाती है उसी इकाई को टोर भी मापता है, इस बात को भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एक सेकेंड में देखिएगा, बोर्ड पे आ गया। कहता है कि भारत के केंद्रीय बजट 2020 से 21, यानी कि जो अभी कंटिन्यू चल रहा है हम लोग का बजट सेशन 2020 से 21 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितने करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था? जो अभी सेशन चल रहा है 2020 से 21, इसमें शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपया का आवंटन किया गया था? तो दोस्त ध्यान रखिए, 99,300 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया था। 99,300 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया था 2020 से 21 के बजट में। निर्मला सीतारमन जी बजट को लाई थी, वित्त मंत्री है, वह भी, वह कारपोरेट मंत्री भी है। वह 99,300 करोड़ रुपया बस शिक्षा के क्षेत्र पे खर्चा करने के लिए बोली थी, भले वह खर्चा किया जाए या नहीं किया जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है? कौन सी ऐसी चोटी है जो नेपाल हिमालय में, हिमालय दरअसल नेपाल इंडिया सब जगह फैलल है, तो नेपाल हिमालय के क्षेत्र में कौन सी चोटी है? तो दोस्त प्लीज सब लोग कमेंट करें आंसर कि इनमें से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो फ्रेंड इसका आंसर है कि कमेट नाम की जो चोटी है वह नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कमेट नाम की जो चोटी है वह नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राष्ट्रपति में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? बहुत मस्त क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसे राष्ट्रपति जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, वह इसमें कौन है? कौन है जो राष्ट्रपति भी थे और केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो दोस्त इसको भूलिए मत। दरअसल बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे और वह केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। बीबी गिरी बहुत माने जाने नेता थे, बीबी गिरी, इसको बढ़िया समझना है। बीबी गिरी दरअसल प्रेसिडेंट थे 1969 से लेके 1974 तक। बाबू ध्यान देना है, 1969 से लेके 1974 तक बीबी गिरी भारत के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। यह भारत के श्रम मंत्री भी रहे हैं। अब बीबी गिरी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो 1975 में इनको भारत रत्न मिला था। याद रखना है दोस्त, 1975 में बीबी गिरी को भारत रत्न मिला था। 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति थे। और भी थे, यह भारत के 1967 से लेके 1969 तक, यानी हम कह सकते हैं अभी जस्ट आया था, जब तक
आगे हम लोग जस्ट पीछे पढ़े थे तुरंत अभी। देखिएगा 1967, सॉरी उल्टा यहाँ पे लिख दिए हम। 1967 से लेके 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी थे बीबी गिरी। 1967 से लेके 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आप सीख गए। बीबी गिरी राष्ट्रपति के साथ साथ श्रम मंत्री भी थे। राष्ट्रपति थे 69 से 74 और 67 से 69, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वह उपराष्ट्रपति थे 67 से 69 और 75 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्मृति मंदाना क्रिकेट खेलती है, भारत की महिला क्रिकेट की प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है स्मृति मंदाना। इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही आपको बताना है। स्मृति मंदाना के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, क्वेश्चन पूछ देगा तो नहीं बन पाएगा। तो स्मृति मंदाना बताइए सब आदमी में से कौन से कथन सही है। तो दोस्त याद रखिएगा, स्मृति मंदाना बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज है। राइट हैंड से बॉलिंग करती है, राइट हैंड से, दाएं हाथ की गेंदबाज है स्मृति मंदाना। राइट हैंड से बॉलिंग करती है और बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करती है। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करती है और राइट हैंड से गेंदबाजी करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। प्लीज सब लोग कमेंट करें आंसर। निम्न में से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो पार्टनर साहब अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बलदेव सिंह ऑप्शन नंबर डी को भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा को भारत रत्न मिल गया है। अब आपको इसके बारे में हम बता दें तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला था, 1979 में नोबेल प्राइज मिला था। भारत एक ऐसा देश है जो नोबेल प्राइज मिलने के बाद देता है भारत रत्न। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया आदमी को पहचाने नहीं जाता है। यहाँ पे सोचिए आप ही 1979 में जब नोबेल प्राइज मिल गया, जब वर्ल्ड मदर टेरेसा को पहचान गया, तब भारत को लगा कि ना हमको मदर टेरेसा को पहचानना भी चाहिए। तो 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न मिला था, इस बात को मत भूलिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न मिला था। नेल्सन मंडेला, ध्यान देना सब आदमी को, इनको 1990 में भारत रत्न मिला था। दरअसल 1990 में नेल्सन मंडेला कोई नहीं मेरे भाई, उस समय राजीव गांधी को भी मिला था। याद रहे सब आदमी, उस समय वल्लभ भाई पटेल को भी मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लौह पुरुष, भारत के पहला पहला हुए उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को भी मिला था, राजीव गांधी को भी मिला था और नेल्सन मंडेला को भी मिला था 1990 में। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने ऐसे विदेशी आदमी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो दोस्त ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे आदमी है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, जिसको भारत रत्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, नेल्सन मंडेला को 1990 में, मदर टेरेसा को 1980 में। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के रहने वाले थे और नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका के थे। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला को हम ब्लैक गांधी के भी नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार जिसको पत्रकारिता में देते हैं, आप लोग तो सब आदमी जानते हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में देने वाला पुरस्कार, इसको सबसे पहले किस भारतीय को मिला था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के दौर में देने वाला पुरस्कार है, ये तो सब लोग जानते हैं। इसको सबसे पहले किस भारतीय को मिला था, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। प्लीज यदि आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट पक्का कीजिएगा, ना यह वीडियो बढ़िया लग रहा है। सब जितने लोग शेयर नहीं किए हैं वह वीडियो को शेयर कर दे, जरूर करें मेरे भाई। आपको इतना हम मेहनत कर रहे हैं, शेयर तो बनता ही बनता है, आप इसको लाइक तो बनता ही बनता है, कमेंट अंत में बनता है कि ना सर आप मेहनत कर रहे हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय दोस्त थे गोविंद बिहारी लाल। याद रखना है दोस्त, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। हम बस मेरा मोटिव इतना है कि आप जो दिन भर जीके जीएस रटते हैं, क्या उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ सेट मार लीजिए, आपका कितना सही हुआ आप अपने से अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद और मेहनत कीजिए, और कम होता है सही तो और कीजिए मेहनत। इसी तरह के जीके जी सब लोग पढ़िए, सब पूछा हुआ जीके जीएस है।
कहता है निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? कहता है कि निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो मैथन नाम का बांध झारखंड में स्थित है, भूलिएगा मत। कोयना महाराष्ट्र में होगा और सरदार सरोवर आप जानबे करते हैं गुजरात में, सतलज नदी पे, शायद गुजरात में है। मैथन सब लोग कमेंट करेंगे सरदार सरोवर कहाँ है, सरदार सरोवर कहाँ है, सब लोग कमेंट कीजिए। सरदार सरोवर कहाँ है, सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट। मैथन कहाँ है? तो झारखंड में है मैथन, कोयना महाराष्ट्र में है। मैथन कहाँ है? झारखंड में बांध है मैथन। अगला कंजक्टिवाइटिस एगो संक्रमण का रोग है, किससे संक्रमित होता है? कंजक्टिवाइटिस एक रोग है, यह किससे संक्रमण होता है, किससे संबंधित है, कौन से अंग से संबंधित है? तो दोस्त याद रखना है आपका, कंजक्टिवाइटिस आंख से संबंधित है, आंख से। दरअसल आंख में होने वाला रोग है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस आपका आंख में होने वाला रोग है कंजक्टिवाइटिस। अगला क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे बढ़िया से। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर में देखिएगा, नॉर्थ में, दक्षिण में या पश्चिम में बांग्लादेश से घिरी हुई है? कौन सी ऐसी स्टेट है जिनका 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, कौन सा ऐसा स्टेट है? प्लीज सब लोग कमेंट करें, सब क्वेश्चन पूछता है डेली। कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम से, यानी पूरब में देखिएगा ध्यान से, पूरब में वो स्टेट होगा, बाकी 3 साइड से बांग्लादेश होगा। तो दरअसल दोस्त आपका स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसको बांग्लादेश 3 ओर से घिरा हुआ है, नॉर्थ से घेर ले है, साउथ से घेर ले और वेस्ट से घेर ले है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिससे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, तो को लोकप्रिय रूप से उस योजना के किस नाम से जाने जाते हैं? अपना भाषा में क्वेश्चन पढ़े तो 1944 में भारत के बहुत बड़े बड़े पूंजीपति मिलके योजना बनाए थे, उस योजना को हम किस नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन बहुत बड़ी एग्जाम में आ गया है। 1944 में भारत के पूंजीपति लोग मिलके एक योजना बनाए थे, उस योजना को हम बम्बई योजना के नाम से जानते हैं। इसका बम्बई में ही आयोजन किया गया था, उस समय मुंबई का नाम बम्बई ही था। तो बम्बई में 1944 में भारत के बहुत बड़े बड़े पूंजीपति मिलके योजना बनाए थे, उसको हम बम्बई योजना के नाम से ही जानते हैं। आइंस्टाइनियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्त? सब लोग कमेंट करें सर। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्त? 99 आपका आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य युगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? मार्को पोलो आप लोग समझते हैं, नाम सुने होंगे मार्को पोलो, कहां से आया था? मार्को पोलो, मध्य युगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? तो दोस्त याद रखिएगा, मार्को पोलो वेनिस से आया था, वेनिस का रहने वाला था मार्को पोलो। आप अगर बढ़िया से याद करेंगे तो मार्को पोलो एक ऐसा यात्री था जो पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ध्यान देना है, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला आदमी था मार्को पोलो। कहाँ का रहने वाला था? तो यह वेनिस का रहने वाला था। दोस्त नहीं भूलना है, मार्को पोलो वेनिस का रहने वाला था। अगला, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से एक अवधारणा विकसित किया है। क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक अवधारणा विकसित किया है, किस भारतीय गणितज्ञ के नाम पे? इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस भारतीय गणितज्ञ के नाम पे एक अवधारणा विकसित किया है? तो दोस्त याद रखिएगा कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने रामानुजम गणितज्ञ थे, भारत के माने जाने गणितज्ञ थे रामानुजम, उन्हीं के नाम पे यह एक अवधारणा विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के आधी रात को
जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? यही सब क्वेश्चन आ रहा है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। आप जो लूसेंट रट रहे हैं उससे कोई मतलब फायदा है? हम ही नहीं कहते हैं फायदा नहीं, फायदा है रटिए, लेकिन ऐसे देखिए कि नया नया जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप सब आदमी को याद रहना चाहिए। क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू भाषण दिए थे। अब जवाहरलाल नेहरू के बाद भाषण कौन दिया था, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है दोस्त, उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति, ऐसे तो राष्ट्रपति बाद में बनेंगे, लेकिन उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपको दिए थे भाषण जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1947 में आजादी के दिन जवाहरलाल नेहरू के बाद भाषण दिए थे, संबोधित किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान सार्क में किस साल शामिल हुआ था? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आपका सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क में अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? तो दोस्त बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, सब आदमी याद रखिएगा कि सार्क में अफगानिस्तान शामिल हुआ था 2007 में। आगे इसमें अगर पूछता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना का जगह कहाँ था? तो बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश के ढाका में इसका स्थापना किया था 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। मतलब सब कुछ आपके बारे में, इसके बारे में आप जान चुके हैं। सार्क का फुल फॉर्म पूछता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू में, निर्माण हुआ था 1985 में 8 दिसंबर को ढाका में। इसमें अफगानिस्तान सबसे अंतिम कंट्री है, 2007 में जोड़ा गया था। इसमें टोटल 8 गो देश शामिल है, यह सब बात को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, मिल्टन ने तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? अब यही सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तो नहीं बनेगा, साइंस से क्वेश्चन है। मिल्टन ने तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है कि इसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो स्थिर चुंबकीय में नहीं आएगी, बाकी तीनों में आएगी। विद्युत स्थैतिक में, गुरुत्वाकर्षण में, श्यान बल में आती है। तेल के बूंद पर एगो मिल्टन ने तेल के बूंद प्रयोग में, मिल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, वह तेल बूंद प्रयोग किए थे तेल के बूंद पे। वह कौन सी श्रेणी में नहीं किए थे? तो स्थिर चुंबकीय में। बाकी उनका सब का सब श्रेणी गुरुत्वाकर्षण पे, श्यान पे या विद्युत स्थैतिक पे लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? कौनेरू हम्पी एक प्लेयर है, वह भारत के प्लेयर है, किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो कौनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? दोस्त प्लीज कमेंट करें, सब आदमी आंसर। तो ध्यान देना है, कौनेरू हम्पी शतरंज खेलने वाले प्लेयर है। शतरंज, यहाँ पे शतरंज का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कौनेरू हम्पी शतरंज के प्लेयर है। कौनेरू हम्पी याद रखना है, शतरंज के प्लेयर है। कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? बौद्ध स्तूप, भगवान बौद्ध स्तूप के, बौद्ध के स्तूप से कौन सा शब्द संबंधित है? कौन सा शब्द? दोस्त सब लोग आंसर कमेंट कीजिए कि बौद्ध स्तूप से कौन सा शब्द संबंधित है। तो आपका शब्द संबंधित है हरमिका। हरमिका बौद्ध स्तूप से संबंधित है, ध्यान देना है। हरमिका जो वर्ड है वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। कभी भी अब आगे आवे तो हरमिका रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तिलहन बोले तो इसमें से कौन सा का तेल हम नहीं निकाल सकते हैं? इनमें से कौन सा एक ऐसा होगा जिसके हम तेल नहीं निकाल सकते हैं? तो प्लीज सब लोग आंसर कीजिए, प्लीज सब आदमी। सोयाबीन से तेल निकलता है, तिल से तेल निकलता है, मूंगफली से निकलता है, परंतु जई से तेल ना निकलता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि किससे नहीं निकालेंगे? तो हम जई से ना निकालेंगे, आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सब देखिएगा ध्यान से, कहता है सीधी रेखा में चलने वाली
द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को क्या किससे गुणा करेंगे। सीधी रेखा में कोई चीज वस्तु चल रही है, ऊपर शक्ति उत्पन्न करने के लिए बल को क्या से गुणा करते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। तो वेग से, अगर बल को हम वेग से गुणा करेंगे, बल को अगर एम भी, देखिए ध्यान से, अगर हम बल को वेग से गुणा करेंगे, बल को वेग से गुणा करेंगे तो सीधी रेखा में चलने कोई वस्तु चलती है तो उस पर उत्पन्न की गई शक्ति आ जाएगा। कोई वस्तु सीधा रेखा में चल रहा है तो इस पे कितना शक्ति उत्पन्न हुआ है कब आएगा, जब हम लोग बल को वेग से गुणा करेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपका यहाँ पे जैव ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैव ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे, दरअसल यहाँ योमोजी नहीं है, ये रामोजी है। रामोजी फिल्म सिटी किस शहर के निकट है। रामोजी फिल्म सिटी कौन से शहर के निकट बसी हुई है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, सब लोग थोड़ा सा पक्का शेयर कीजिए वीडियो को। रामोजी फिल्म सिटी कौन से शहर के निकट स्थित है। तो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद शहर के निकट स्थित है। रामोजी फिल्म सिटी कौन से शहर के निकट स्थित है। तो हैदराबाद शहर के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि का उपनाम निराला था। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, सब लोग कमेंट करें आंसर, किस कवि का नाम उपनाम निराला था। तो दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम आपका उपनाम निराला था। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला था, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा का सबसे नजदीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, यही सब क्वेश्चन आप सब आदमी को आना चाहिए। कौन सा बांध या बैराज है जो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है। तो याद रखना है दोस्त, फरक्का बांध बैराज है जो भारत बांग्लादेश के सीमा के नजदीक है। भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक है फरक्का बैराज। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, या आर्सेनिक के दरअसल ध्यान देना है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एएस। एएस आपका हो जाएगा आर्सेनिक। एआर से होता है आर्गन। आर्सेनिक के रासायनिक प्रतीक है एएस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है। सब लोग प्लीज आंसर कमेंट करें आंसर। कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर सी, ध्यान देना है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं के 400 मीटर बाघा में 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक से चूक गई थी। आप एक बात समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। दरअसल पहला होता है स्वर्ण पदक, अगला होता है रजत पदक, फिर होता है कांस्य पदक। आप लोग पीटी उषा का तो नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन का पूछा है कि 400 मीटर के दौड़ में 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक से चूक गई थी, वह ओलंपिक कौन था। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आप लोगों से नहीं बन रहे हैं। अगर आगे जाके क्वेश्चन पूछता है कि पीटी उषा किस ओलंपिक से संबंध रखती है, तो 1984 में। 1984 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था मेरे भाई, ध्यान रखना है। जिसमें पीटी उषा 400 मीटर के रेस में 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक से चूक गई थी 1984 में। अगला है, मेहरगढ़ नौपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ एक बस्ती थी जो नौपाषाण काल की बस्ती थी, यह पाकिस्तान में आज भी स्थित है। कौन से प्रांत में स्थित है। तो याद रखना है दोस्त, मेहरगढ़ बस्ती बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। ऐसे आपको जानना चाहिए।
कि बलूचिस्तान इंडिया कहता है कि यह मेरा ही अंग है, दरअसल यह इंडिया का ही अंग है, इसको पाकिस्तान अभी पार्टनर अपने पास रख ले है। इंडिया आज न तो कल अपने आप को मिलाएगा बलूचिस्तान को। तो मेहरगढ़ नौपसाण काल की बस्ती है, यह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला है सौरा। सौरा का दूसरा नाम क्या है? साइंस से क्वेश्चन है सौरा। सौरा का दूसरा नाम क्या है? दोस्त सब लोग कमेंट कीजिए आंसर। और सौरा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। सौरा का दूसरा नाम क्या है? साल्ट पीटर। आपका अंग्रेजी नेम है साल्ट पीटर। सौरा का दूसरा नाम पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम सौरा कह सकते हैं, कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सौरा कह सकते हैं। सौरा का एक उपनाम है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला, बोकारो का इस्पात संयंत्र। बोकारो का इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है, जो आपका बोकारो स्टील इंडिया कंपनी है, वह किसके सहयोग से बनाया गया था? प्लीज सब लोग आंसर कमेंट करें कि बोकारो में जो स्टील इंडिया कंपनी है, वह किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ से बनाया गया था। बोकारो में स्टील इंडिया आपका जो कंपनी स्टील बनाने वाली, किसके सहयोग से बनाया था? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पे नहीं स्थित है? तो पटना गंगा नदी पे है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ नहीं है, यह गोमती नदी के तट पे है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से शायद आप सभी आदमी से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे तो सब आदमी कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? चारों ऑप्शन में से कैसा शहर होगा जो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित होगा? प्लीज सब आंसर कमेंट करें। और वह शहर है दोस्त तूतीकोरिन। तूतीकोरिन नाम का शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। यह तमिलनाडु का शहर है, ध्यान देना है। यह तमिलनाडु का शहर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन तमिलनाडु का शहर है या कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है तूतीकोरिन। ऐसा कभी भी आपसे क्वेश्चन सब पूछा क्वेश्चन है सब। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? दोस्त आंसर कमेंट कीजिए। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? तो 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं अर्नेस्ट मेयर। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, यह अर्नेस्ट मेयर ऐसे लिखा जाएगा, अर्नेस्ट मेयर। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? तो अर्नेस्ट मेयर को। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? तो अर्नेस्ट मेयर को। अगला कहता है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सब अब एग्जाम में पूछ रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मेरे दोस्त 2013 में लाया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था। कहता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद किस रंग में हो जाएगी? किसी भी लोहे के कील को अगर हम कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाएंगे तो किस रंग में हो जाएगी? तो वह भूरी रंग में होती है दोस्त, याद रखना है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद किस रंग में होती है? तो भूरी रंग में होती है। बस आप चेक कीजिए कि आपको कितना याद है, आप आंसर देखिए कितना आप जानते हैं। यही सब पूछा। हम बैक टू बैक 2 सेट उठाए हैं, दोनों सेट का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब इस प्रस्तुत सेट में आपको कितना याद है, कितना मारते आप, कितना पानी में तैर रहे हैं, सब अपने आप से अंदाज लगाइए। ऐसे ही डेली हम सेट लेके आते रहेंगे, पक्का पक्का वादा करते हैं एकदम कोशिश कि डेली आपको हम सेट लेकर के आए। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद भूरी रंग में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण यूआईडीएआई यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण किस मंत्रालय के एक संवैधानिक प्राधिकरण है? किस मंत्रालय के अंदर आता है? यह एक संवैधानिक निकाय है, तो आता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। ध्यान रखना है दोस्त, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण यूआईडीएआई। इससे याद रखना, यूआईडीएआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वाक्य ग्रास नेशनल हैप्पीनेस
पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था? वाक्य ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, वाक्य ग्रास नेशनल, देखिए वाक्य है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक स्टेटमेंट है, पहली बार कहाँ बनाया गया था? तो याद रखना है दोस्त, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार भूटान में बनाया गया था। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार भूटान में बनाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है कई बार? 30 जून 2020 तक प्रस्तावना में कितना बार का किया गया है? प्रस्तावना में लड़के यहाँ क्वेश्चन समझ जाएंगे कि बाप रे बाप कितना बार, पागल। प्रस्तावना में ध्यान रखिए दोस्त, प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। उसी में 3 ठो वर्ड को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, भारत को धर्मनिरपेक्ष बोला गया था उसी समय 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। तो आज तक प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बार संशोधन किया गया है। अगला है किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को द्वारा, यह आपका यूनेस्को लिखल है, यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? रामलीला जो हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा पार्टनर साहब धर्म है, हिंदू धर्म में दरअसल हिंदू धर्म के लोग रामलीला को मानते हैं, राम को मानते हैं, राम के जीवनी पे रामलीला बनाते हैं। तो रामलीला को यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानकर, मानवता की मूर्ति मान के कब शामिल किया था यूनेस्को? तो यह बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप सब आदमी ख्याल रखिएगा। यूनेस्को रामलीला को शामिल किया था 2008 में, 2008 में यूनेस्को रामलीला को शामिल किया था मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक मानकर। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? सब लोग कमेंट कीजिए। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्त? आपका स्थित है उड़ीसा में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सब पूछल है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? माथेरान एक हिल स्टेशन है, पैसा होगा तो सब आदमी घूमने पक्का जाइएगा। यह पहले किस स्टेट में स्थित है यह आपको बताना पड़ेगा, आप लोग तभी घूमने जाएंगे। हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र में स्थित है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हिल स्टेशन माथेरान कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन वन संरक्षण के संबंध में नवदान्य आंदोलन 1987 में कौन शुरू किया था? यह शब्द देखिए थोड़ा सा दौरा हो गया है, यहाँ पे किसके द्वारा रहना चाहिए था? नवदान्य आंदोलन था, वन को बचाने के लिए था। यह कौन शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। दरअसल वह वंदना शिवा नाम के आदमी किए थे, वंदना शिवा किए थे नवदान्य आंदोलन, जिसका मेन मोटिव था वन को बचाना। यह 1987 में किया गया था। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवदान्य आंदोलन का शुरुआत कब था? तो 1987 में। कौन किया था? तब वंदना शिवा किए थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुरस्कार। क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार कौन देता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देती है इंदिरा गांधी पुरस्कार। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सब लोग कमेंट करें, सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? दोस्त आप लोग सब जानते हैं, दरअसल सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है, माउंट एवरेस्ट का सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट के ही हम लोग नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम
फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ध्यान देना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वह किताब लिखे थे पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो प्लीज दोस्तों कंटिन्यू, अभी आपको हम इतना देर से बोल रहे हैं, क्या इससे आपको फायदा है कि नहीं है? पक्का कमेंट कीजिएगा। यदि आप कुछ यहाँ से याद किए हैं, 5-10 क्वेश्चन नया नया याद किए हैं, जो मतलब न्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन न्यू है, वो सब आप सब आदमी को यहाँ से अपडेट होते रहेगा। आप उसको याद कीजिए, रटिए। इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक पे डाल देंगे, आप सब आदमी वहां से याद कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी आदमी को बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, सपनों में खोइए मत, एकदम लैस का जीवन बिताइए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।